नमस्कार, क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप लोगों को, क्योंकि आप आफ्टरनून में लेक्चर देख रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा था बेटा, रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं रात में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके बाद मैं सीधे जाऊंगी बेटा, फ्लाइट पकड़ूंगी, ठीक है ना। बट यू डोंट कैच फ्लाइट, यू हैव टू कैच द लेक्चर। तो लेक्चर कैच करते हैं बेटा, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। आज टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बेटा अलग से आप लोगों के लिए कैसे कराते हैं वो बात की बात है। तो आज का डेट हो जाएगा बेटा आपके लिए, आप तो 14 तारीख को देख रहे होंगे, 14 अगस्त 2025। और आज जो हमें बेटा टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स वाला पार्ट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे पहले एज यूजुअल हम समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे, तो कुर्सियों की पेटी को बांध ली जाए और बेटा फटाफट से समाप्ति एक्सप्रेस में मेरे साथ में जुड़ जाया जाए। हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको क्विकली बेटा हम लोग मिलके रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में मैम क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा बेटा एक तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बारे में, और एक हमने पढ़ा था काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, और एक हमने पढ़ा था मिक्सचुरेशन यानी प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन के बारे में, ठीक है ना। तो जब हम बेटा बात करते हैं आपके ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की, तो उसका काम होता है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना। उसका काम होता है बेटा, सारे बच्चे बिल्कुल अटेंशन के साथ में सुन रहे हैं ना, क्या काम था बेटा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का? आयनिक बैलेंस, आपके बॉडी फ्लूइड में आयनिक बैलेंस मेंटेन करना, आयनिक नहीं आयोनिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस यानी कि पीएच मेंटेन करना, और पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, सब में कुछ ना कुछ बेटा सिक्रीशंस हो रहे होते हैं। जैसे कि पीसीटी में सिक्रीशन होता है, देखो हाइड्रोजन सब में कॉमन है, हाइड्रोजन सब में कॉमन है। यहाँ पे पीसीटी में अमोनिया कर दोगे, अमोनिया बेटा यहाँ पे भी करोगे, और पोटेशियम करोगे यहाँ, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, और पोटेशियम करोगे यहाँ। दिस इज द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। एरोज हमेशा देखना कि वो रीअब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है या सिक्रीशन को दिखा रहा है, ठीक है ना, कोई दुखदर समस्या तो नहीं। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैंने आपसे कहा था काउंटर का मतलब होता है अपोजिट फ्लो। एक तो दोनों लूप ऑफ हेनले में अपोजिट फ्लो होता है फिल्टर रेट का, दोनों वाजा रेक्टा में ब्लड का अपोजिट फ्लो होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल असेंडिंग वाजा रेक्टा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल डिसेंडिंग वाजा रेक्टा, इनमें फिल्टर रेट और ब्लड का भी अपोजिट फ्लो होता है। इसी अपोजिट फ्लो या काउंटर करंट की वजह से एंड क्लोजनेस की वजह से लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा के बीच जो क्लोजनेस है, इसी की वजह से बेटा आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन्ड होती है। द हाई ऑस्मोलैरिटी इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस। अब बेटा दो आपके सब्सटेंसेस है NaCl एंड यूरिया, जिनकी मदद से आपकी हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन्ड होती है। लेकिन NaCl कहां से आता है, यूरिया कहां से आता है, इसको जरा समझते हैं। तो काउंटर करंट को रिवाइज मैं यहीं पे कराती हूँ, इसको बेटा हटा देती हूँ। आपने बनाया ये बेटा क्या, ये बनाया था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये बनाया बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये आपने बनाया बेटा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल। ये इनर मेड्यूला बेटा, मेड्यूला में सबसे अंदर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेशन होती है 1200 मिली ऑस्मोल। लेकिन इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए बेटा आपके कुछ यही NaCl और यूरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन कैसे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं अभी हम देखते हैं। अगर ये हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन ना होती तो फिर बेटा क्या नहीं होता, आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, क्योंकि काउंटर करंट की वजह से ही तो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है यूरिन का। अब मेरे प्यारे स्नेक्स बताओ, यहां पे बेटा वाजा रेक्टा बना सकते हैं, एज ए वाजा रेक्टा बना सकते हैं। ये डिसेंडिंग वाजा रेक्टा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल, असेंडिंग वाजा रेक्टा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल। इसमें बेटा फिल्टर रेट नीचे जा रहा है, इसमें बेटा फिल्टर रेट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैं कलेक्टिंग डक्ट भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब मेरे प्यारे सपोलो देखो एक बारी, जब आप बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से फिल्टर रेट नीचे जा रहा होता है तो ये हाइपरटोनिक फिल्टर रेट बनता जाता है। हाइपरटोनिक का मतलब होता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, 300 से शुरू करते हो 1200, और यही जो पानी बेटा तुमने यहां से एब्जॉर्ब किया था ये कहां जाता है, आपके इसके पैरेलल वाली वाजा रेक्टा यानी असेंडिंग वाजा रेक्टा में। ये परमिएबल था इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यहां से इलेक्ट्रोलाइट 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 इलेक्ट्रो, माय गॉड्स कितने सारे NaCl निकाल रहे हो गाइस, कहां भेजोगे, उसके पैरेलल वाली वाजा रेक्टा में। इसकी पैरेलल वाली वाजा रेक्टा क्या है बेटा, आपकी डिसेंडिंग वाजा रेक्टा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लूप ऑफ हेनले तो हम पहले से भी समझ चुके थे, कहां हाइपरटोनिक कहां हाइपोटोनिक। तुम ब्लड का ऑस्मोलैरिटी देखते हो तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 होती है इस डिसेंडिंग वाजा रेक्टा में। लेकिन जैसे जैसे वाजा रेक्टा से ब्लड नीचे जा रहा है ना बेटा, तो आप ध्यान देना बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी है ना उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे फिल्टर रेट और तुम्हारे ब्लड दोनों की ऑस्मोलैरिटी होती है। तो ये जब ब्लड नीचे जा रहा है ना बेटा,
तो ये 1200 वाला ब्लड बन जाता है और वो बाहर की ऑस्मोलैरिटी 1200, यहाँ पे 1200। कैसे हो रहा है बेटा, ये जो NaCl था ये इसके अंदर एंटर करता जा रहा है, एंटर करता जा रहा है, एंटर करता जा रहा है, तो 300, 400, 600, 800, 1000, 1200। साथ के साथ इसकी ऑस्मोलैरिटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इंटरस्टिशियम में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज करता है। लेकिन ब्लड की ऑस्मोलैरिटी तो 1200 कतई नहीं हो सकती मैम, इसकी ऑस्मोलैरिटी तो नॉर्मल होनी चाहिए। तो यही ब्लड जब ऊपर जाता है ना, ये कहता है कि भाई मैंने बहुत सारा NaCl ले लिया था, लेट मी डू सम फेवर, मैं इसको बेटा कहता हूं जी ले अपनी जिंदगी, यही बोला था ना मैंने। तो NaCl को ये इंटरस्टिशियम में रिटर्न कर देता है। तो NaCl इंटरस्टिशियम में कहां से आता है, असेंडिंग वाजा रेक्टा से। ये असेंडिंग वाजा रेक्टा NaCl को बेटा वापस से रिटर्न कर देती है, और रिटर्न कर देती है। तो यही बेटा आपकी हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है। वन इज NaCl, दूसरा इज यूरिया। यूरिया कहां से आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से मैम, और कुछ अमाउंट में यूरिया यहां रिटेन होता है और कुछ अमाउंट में बेटा ये असेंडिंग वाजा रेक्टा के असेंडिंग लूप ऑफ इनले के अंदर चला जाता है। असेंडिंग से फिर से DCT, फिर से कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट ये भी हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। मैम अगर ये ऑस्मोलैरिटी ना होती तो क्या होता बेटा, यहां से कलेक्टिंग डक्ट से पानी कभी ना निकल पाता। कलेक्टिंग डक्ट से ये जो लार्ज अमाउंट में पानी तुम निकाल पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाई ऑस्मोलैरिटी दैट यू मेंटेन इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है ना, कोई दुखदार समस्या तो नहीं। तो भाई दो यही हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, मिक्चुरेशन रिवाइज करो। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आप किसको बोलते हैं, यूरिन के अंदर नहीं, मैं बोल रहा थी यूरिन के अंदर यूरिन भर गया, ठीक है ना गाइज। तो ब्लैडर के अंदर यूरिन भर गया, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर गया। अब बेटा तुम्हारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे ही ब्लैडर के अंदर बेटा यूरिन भरता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और वो सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वाया सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सिग्नल को वापस लेके आते हैं ब्लैडर में, स्मूथ मसल्स के पास सिग्नल लेके आते हैं डिट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यूरिन बाहर आ जाता है, मिक्चुरेशन। एट द सेम टाइम यही मोटर न्यूरॉन बेटा इंफॉर्मेशन देती है यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स को। स्फिंक्टर्स जो होते हैं दरवाजे होते हैं, स्फिंक्टर्स रिलैक्स होती है तो ओपन होती है, रिलैक्स हो गया यूरिनेशन हो गया, दैट इज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। यूरिन आपका 1 से 1.5 लीटर बनता है, ठीक है ना। बाकी तो 99% जो फिल्टर रेट था वो रीअब्सॉर्ब हो गया था। पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है अराउंड 6 के करीब। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे एलिमिनेट करते हो। कलर इज बिकॉज ऑफ द यूरोक्रोम, ठीक है ना। और जब आप बेटा बात करते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो अगर प्रोटीन कभी निकलने लग जाए, एल्बुमिनेरिया बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया भी बोलते हैं। एल्बुमिनेरिया मतलब एल्बुमिन प्रोटीन, अगर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में बेटा ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन में या फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में आप बोलते हो इन्फ्लेमेशन हो गई तो प्रोटीन्स बाहर आते हैं। हीमैट्यूरिया ब्लड बाहर आ रहा है यूरिन के थ्रू। पाईयूरिया पस बाहर आ रहा है, पस इज डेड WBC। और वैसे ही ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, ग्लूकोज बॉडी इन द यूरिन, ये इंडिकेटिव होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के। डन 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 कर लिया, कोई रिवीजन हो गया, ठीक है ना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो अब मैम शुरू करने जा रही हैं आज का टॉपिक। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और देखो तुमने ऑस्मोलैरिटी का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो तुम्हारे लिए ये बहुत इजी होगा। तुमने 2-3 हार्मोन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो तुम्हारे लिए ये बहुत इजी होगा। बाकी तो रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन ये तो छोटे छोटे ऐसे डिसऑर्डर्स भी इस चैप्टर में ज्यादा है नहीं। तो शुरू किया जाए बेटा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हेडिंग डालोगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करने से पहले मैम हमेशा आपको ना कई टॉपिक्स पढ़ाने से पहले उनके बेसिक्स बताती है। जैसे कि बेटा मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कब, जब मैंने आपको याद करो, जब मैंने आपको ना हार्ट में पढ़ाना था ईसीजी, हार्ट में ईसीजी नहीं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ाना, जहां पे भी एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन यूज हुआ था। तो पहले तो मैंने कुछ बेसिक्स बता दिए थे क्योंकि उससे तुम्हारा ना बेस बिल्ट हो जाता है, जिससे तुम्हारा टॉपिक आसान हो जाता है। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में बेटा बेसिकली रेगुलेशन क्या है ना, 3 चीजों से रेगुलेशन हो रहा होगा यहाँ। हाइपोथैलेमस बाय JGA रास मैकेनिज्म एंड बाय योर हार्ट यानी कि ANF वाला एक फैक्टर। इन 3 चीजों का रेगुलेशन आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन रेगुलेशन का मतलब है क्या बेटा, तो बेसिक्स आप पहले इसको लिखिए, ये आपके ना क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बेसिक्स में आप सबसे पहले इसे नोट कीजिए। छोटू सा टेबल बना रही हूं, नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही करना है सपोलो, नॉर्मल पोर्ट्रेट वो छोटा सा है, थोड़ा सा बेसिक्स बताने के लिए। ये इतना पतला ये किसने लिया है भाई, काफी पतला है ये, ठीक है ठीक है। तो बेटा देखो मैं तुम्हें कुछ कंडीशंस बता रही हूं। एक कंडीशन मैं बता रही हूं इंक्रीज्ड GFR की,
और एक कंडीशन मैं बता रही हूँ डिक्रीज्ड जीएफआर की। देखो आपके बॉडी में या तो जीएफआर बढ़ रहा होगा यानी फिल्टरेशन रेट बढ़ रही होगी या फिल्टरेशन रेट घट रही होगी, दोनों को आपको रेगुलेट करना है। क्योंकि आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए बेटा कि फिल्टर रेट अगर कम हो रहा है, देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एडीएच कब काम करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तुम्हें कब कैसे पता चलेगा एल्डोस्टेरोन कब काम करेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा बेटा कि कब आपका एएनएफ काम करेगा। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि बॉडी में जीएफआर बढ़ना या जीएफआर घटने का मतलब क्या है। क्वेश्चन में आता है रास मैकेनिज्म डिक्रीज जीएफआर या इंक्रीज जीएफआर में काम करेगा, एल्डोस्टेरोन या एएनएफ जो है वो किस कंडीशन में काम करेगा। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपका ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट बढ़ रहा है तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती है। मैं पॉसिबल कंडीशंस तुम्हें बता रही हूं कि मैम हो सकता है कि जीएफआर बढ़ रहा है, मतलब आपका जो फिल्टरेशन रेट है वो बढ़ रहा है, हो सकता है कि आपका जो अमाउंट ऑफ ब्लड वहां जा रहा है, मान लो कि द ब्लड वॉल्यूम इज टू मच। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ब्लड में पानी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं बेटा। ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम का मतलब है उसमें पानी, वॉल्यूम इज कंट्रीब्यूटेड बाय पानी। अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है यानी ब्लड में पानी ज्यादा है। अगर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम है, हार्ट में ज्यादा पंपिंग होगी बेटा, आपका ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा बेटा, है ना। तो किडनीज के पास जो ब्लड जा रहा होगा वो भी ज्यादा होगा, तो आपकी बेटा फिल्टर रेट भी ज्यादा बनेगी। समझ रहे हो बेटा। सो हम कह रहे हैं अगर इंक्रीज जीएफआर की कंडीशन है तो मैं कह सकती हूं कि मैम, मैं ऐसे कह सकती हूं कि हो सकता है कि मैम दिस इज बिकॉज हमारा ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, और जब भी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो कह सकते हैं ब्लड में पानी ज्यादा है। ये बेसिक्स बता रही हूं। ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि मैम ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, कह सकते हैं कि नहीं सपोलो। मैं जस्ट आपको बता रही हूं कि ये चीजें हम कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है। मैं ये भी कह सकती हूं कि बेटा ऑस्मोलैरिटी के टर्म्स में, ऑस्मोलैरिटी के टर्म्स में अगर पानी ज्यादा होता है तो ऑस्मोलैरिटी कम है, हाँ या ना। ऑस्मोलैरिटी कम है कह सकती हूं, अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड में पानी ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी कम है। एग्जैक्टली अपोजिट होगा मैम डिक्रीज जीएफआर, अगर जीएफआर कम है हो सकता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम है यानी कि मैं कह रही हूं ब्लड में पानी कम है, तभी तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% पानी है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब ब्लड में पानी कम है, यानी कि मैं कह सकती हूं कि मैम कहीं ना कहीं ब्लड का प्रेशर कम होगा, तभी तो जीएफआर भी कम है, ठीक है ना। ब्लड का प्रेशर कम है और मैम ब्लड में अगर पानी कम है तो कंपैरेटिवली मैं कह सकती हूं ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। बिल्कुल अपोजिट, ऑस्मोलैरिटी के टर्म्स में हो या फिर बेटा तुम्हारे ब्लड वॉल्यूम के टर्म्स में हो या जीएफआर के टर्म्स में हो या ब्लड प्रेशर के टर्म्स में हो, आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है। और यही दो सिचुएशंस बेटा पॉसिबल हो सकती है तुम्हारी बॉडी में, या तो जीएफआर ज्यादा हो रहा है या तो जीएफआर बेटा कम हो रहा है। जीएफआर ज्यादा का मतलब ब्लड में पानी ज्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोलैरिटी कम होगी। और अब आपको बेटा समझ में आएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहां जीएफआर बढ़ा हुआ है, आप खुद देखो यहां से बेटा, अगर जीएफआर बढ़ा हुआ है तो आपको दिख रहा है कि ब्लड में ऑलरेडी वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड का ऑलरेडी पानी ज्यादा है, तो तुम वो सारी मैकेनिज्म्स करोगे, मतलब तुम वो सारी मैकेनिज्म्स करोगे जिससे आपको, मतलब देखो ब्लड का वॉल्यूम अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो पानी को रीएब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है ना। पानी को रीएब्सॉर्ब ज्यादा करने की जरूरत तब पड़ेगी हॉर्मोन्स के प्रेजेंस में जब ब्लड में पानी नहीं है, आपको डिहाइड्रेशन है, बॉडी में डिहाइड्रेशन की सिचुएशन है, ब्लड का वॉल्यूम कम है। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, ब्लड में पानी कम होता है, ब्लड का प्रेशर कम होता है, तो आप वो सारी बेटा रेगुलेशंस करते हो, जिन भी रेगुलेशन से पानी को हम खींच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब कर सकते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट, अगर पानी ऑलरेडी ज्यादा है तो पानी को एलिमिनेट करोगे, कहोगे कि नहीं ऑलरेडी वॉल्यूम ज्यादा है। ये बेसिक्स है, समझ में आ गई बात। ये बेसिक्स याद रखने हैं बेटा, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए ना कि लो जीएफआर का मतलब ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त में कौन सी चीज ऑपरेट करनी चाहिए। डन, रिकॉर्डेड है तो गाइस इसको पॉज करिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। पॉज कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, क्या बात है गाइस। रिकॉर्डेड में तो भाई जल्दी जल्दी तुम लिख रहे, मतलब तुम नहीं लिख रहे होगे, मैं आगे बढ़ा दे रही हूं, है ना। अब देखो सबसे पहला रेगुलेशन, ध्यान से सुनना बेटा, इट्स वेरी इजी, यू ऑलरेडी नो दिस। रेगुलेशन होती है नंबर 1, हम कह सकते हैं रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस।
एनसीईआरटी कहती है हाइपोथैलेमस, देखो ये कब ऑपरेट होती है पता है, ये ऑपरेट होती है जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, और ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, जीएफआर कम होता है। ये जब भी आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की कमी है तो एनसीईआरटी कहती है हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, है ना, योर ब्रेन, डिड आई जस्ट से योर ब्रेन, ठीक है, देखो रिकॉर्डेड में भी बेसिक कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस में होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स, ऑस्मो मतलब जो चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको एनसीईआरटी रीड भी कराती हूँ लाइन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑस्मोरिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयोनिक कंसंट्रेशन, एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, यही तो मैंने आपको बताया है। हमने बोला कि आपके हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं मैम, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस में हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, आपको भी बनाना है सपोलो। मैं कह रही हूं मैम हमारे पास ये है हाइपोथैलेमस, देखो फंक्शन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है सपोलो, हाइपोथैलेमस के पास होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स। हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं, ये मैंने बनाए हुए हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स मतलब है मैम चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दीज आर व्हाट, दीज आर बेटा दी ऑस्मोरिसेप्टर्स। पहले तो मैं इसके बारे में लिखती हूँ कि ऑस्मोरिसेप्टर्स, ये ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्चुअल में करते क्या हैं। सो मैं ऑस्मोरिसेप्टर के बारे में लिखना चाहूंगी बेटा, दैट can detect the change in blood volume। और अभी मैंने ब्लड वॉल्यूम में चेंज आने का मतलब, अब चेंज किस तरीके का चेंज होना चाहिए जो इसको स्टिमुलेट करे, वो तो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके का चेंज होना चाहिए ब्लड वॉल्यूम में, ज्यादा या कम, अभी मैं बताती हूँ। चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, कॉमा प्रेशर एक्सेट्रा। और एनसीईआरटी कहती है एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स, कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। और क्योंकि बेटा ये ऑस्मोरिसेप्टर्स है इसीलिए चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात, हमने कहा एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, अगर मैं यहां पे लिखूं कि ये एक्टिवेट कैसे हुए, जब आपका एक्सेसिव लॉस हुआ ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड का लॉस हो गया तो क्या आप बेटा मेरे को बताओ, अभी मैंने आपको बेसिक्स बताए, भले ही रिकॉर्डेड सेशन है बट आंसर दो। अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया तो क्या मैं कह सकती हूँ बेटा, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, जिस भी कारण से डिहाइड्रेशन हो, जिस भी कारण से डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, बॉडी में पानी की कमी हो गई ना, फ्लूइड लॉस हो गया, तो मैं कह सकती हूँ बेटा कि ब्लड का वॉल्यूम कम है, कह सकती हूँ कि नहीं। और मैं वॉल्यूम कम है यानी ब्लड में पानी कम है कह सकती हूँ, कह सकती हूं कि नहीं सपोलो, वही उसमें लिखा है एक्सेसिव लॉस कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर, यानी अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड में पानी कम है, इवेंचुअली इसका मतलब यही है कि अल्टीमेटली इसकी वजह से जीएफआर भी क्या होगा, कम होगा। मैम ब्लड प्रेशर क्या है, कम है, मतलब वही है, मतलब वही है कि इसकी वजह से तो यही हो रहा होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, आपका ब्लड में पानी कम है, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होती है ये ऑस्मोरिसेप्टर्स को पता चल जाता है कि भैया झोल है, और ब्लड वॉल्यूम कम है यानी कि आपकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, जितना पानी ज्यादा उतनी ऑस्मोलैरिटी कम, जितना पानी कम उतनी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा। आपको कंडीशन समझ में आई कि ये काम कब करते हैं, ऑपरेट करते हैं इस सिचुएशन में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं तो रटते रहोगे बेटा।
और इसीलिए मैंने वो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड में पानी, जीएफआर, ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया। अगर ब्लड में पानी कम है यानी ब्लड का वॉल्यूम कम है, यानी कि जीएफआर कम है या प्रेशर कम है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो आपके ये हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। खुद कुछ नहीं कर पाते लेकिन सिग्नल देते हैं किसको, और बाकी तुमने पढ़ा हुआ है बेटा। अब ये सिग्नल देते हैं किसको, सिग्नल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या स्टोर होता है, हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन स्टोर होते हैं। ये एक्चुअल में यहां से सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, वहां से बेटा रिलीज करवाता है, रिलीजेस ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, फुल फॉर्म लिख चुके हो, या वैसोप्रेसिन, क्या फंक्शन भी ऑलरेडी कर चुके हो? एब्सोल्युटली यस, फंक्शन भी ऑलरेडी कर चुके हो जब मैंने रीएब्जॉर्प्शन पढ़ाया था। इसलिए मैंने कहा ना कि काफी सारी चीजें यहां पे तुम्हें ऑलरेडी पता है। जब तुम ADH रिलीज करते हो, इट एक्ट्स ऑन latter part of the tubules, latter part of the tubules, यानी कि मैम it acts on DCT, it acts on collecting duct, और अल्टीमेटली क्या कराएगा, वाटर को रीएब्सॉर्ब। क्या कराएगा, वाटर को रीएब्सॉर्ब। और अल्टीमेटली तुम्हें पानी को ही रीएब्सॉर्ब करना था कि नहीं गाइस, बताओ ना। क्या अल्टीमेटली तुम्हारा एम पानी को रीएब्सॉर्ब करना था? हाँ, अभी तो अल्टीमेटली पानी को रीएब्सॉर्ब करना था ना यार। तुम्हारा एम तो मेडिकल कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है ना। लेकिन अभी तुम्हारा एम क्या था मैम? प्रॉब्लम, समस्या थी, बॉडी में फ्लूइड कम हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था, मैं साइड हो जाती हूँ। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड में पानी कम हो गया, तो मैम वो सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी जिससे पानी को खींच सके, वापस से बॉडी में पानी की मात्रा को बढ़ा सके। ऑस्मोलैरिटी बढ़ी थी और एनसीईआरटी कहती है जैसे ही ऑस्मोलैरिटी में बदलाव आता है, चेंज आता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। एक्चुअल में एक्टिवेट होते हैं जब आपका एक्सेसिव लॉस हो जाता है बॉडी फ्लूइड का। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस को सिग्नल देता है, वहां से ADH रिलीज होता है, वो टिब्यूल्स में DCT कलेक्टिंग डक्ट से पानी को रीएब्सॉर्ब करेगा। बेटा जी, पानी रीएब्सॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा, सब कुछ बेटा नॉर्मल हो जाएगा। यस यस एवरीबॉडी। जैसे बेटा ये एक मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, जो आपकी ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है, ब्लड वॉल्यूम में चेंजेस आया तो डिटेक्ट कर सकता है, वैसे ही बेटा एक और मैकेनिज्म काम कर रही होती है जिसे कहते हैं रास मैकेनिज्म, RAAS, या फिर हम इसे कह भी सकते हैं रेगुलेशन बाय JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अगर ये डन कर लिया है, मतलब आप तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, पॉज करो और नोट करो तभी आगे बढ़ना बेटा, ठीक है ना। और दोबारा सुनना हो तो दोबारा भी देख लेना, वैसे मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया है, बट फिर भी अगर दोबारा देखना हो तो दोबारा आप घूम के देख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड रेगुलेशन बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रेगुलेशन बाय, या तो तुम रेगुलेशन बाय डायरेक्टली JGA कह सकते हो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, या फिर बेटा तुम रास कह सकते हो। JGA का फुल फॉर्म तो हमें पता ही है मैम, रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास कब ऑपरेट कर रहा है? जैसे वहां पे बोला था एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये कब बेटा ऑपरेट कर रहा है? ये कब ऑपरेट कर रहा है बेटा? व्हेन GFR इज लो। अगेन वो भी GFR कम के केस में काम करता है, ये भी GFR कम के केस में काम करता है। GFR कम है, फिल्टरेशन रेट कम है, यानी अल्टीमेटली आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, यानी कि आपका ब्लड का प्रेशर कम है। मतलब तो एक ही है ना बेटा, मैंने आपको मतलब तो सेम ही बताया है ना बेटा जी।
मैंने आपसे कहा है ना, जब जीएफआर कम होती है तो उसका मतलब है ब्लड वॉल्यूम कम हो सकती है, ब्लड में वॉल्यूम कम है यानी ब्लड में पानी कम है, ब्लड में पानी कम है और अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर कम है, ठीक है ना। ये भी लो जीएफआर के केस में काम करती है, हाइपोथैलेमस भी लो जीएफआर के केस में काम करती है, वो ऑस्मोलैरिटी के चेंज को डिटेक्ट कर पा रही थी। यहां पे जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, अब देखो काम आती है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। कैसे बनता था जेजीए, किसको याद आ रहा है, कितने सबोलों को याद आ रहा है जेजीए कैसे बना था? इट वॉज अ सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड ड्यू टू द क्लोजनेस बिटवीन एफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी। सबको याद आ रहा है? कॉन्टैक्ट पॉइंट पे डीसीटी में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसके क्यूबॉइडल सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मैक्यूला डेंसा कहलाते हैं, और एफरेंट आर्टेरियोल में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसके स्मूथ मसल फाइबर्स मॉडिफाइड होते हैं जो जेजी सेल्स कहलाते हैं। अब बेटा ब्लड आ कहां से रहा है? देखो कुछ रटना नहीं है, आपके किडनी में ब्लड आ कहां से रहा है? एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा है। अब अगर मान लो आने वाला ब्लड ही कम है, उसका प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है, ब्लड का प्रेशर कम है। अरे ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड के प्रेशर से एक चीज याद आई, एक पॉइंट और यहां पे नोट करना है भाई, वैसोप्रेसिन नाम, एक और पॉइंट यहां पे नोट करना है। अभी अगर लाइव होता तो मुझे बता देते कि मैम इसका नाम वैसोप्रेसिन क्यों बोला, उस पर अभी वापस आती हूं। अरे इसको वैसोप्रेसिन क्यों बोला बेटा? वैसो का मतलब होता है ब्लड वेजल, प्रेसिन का मतलब होता है टेंशन बढ़ा रहे हो, मतलब कि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। इट इज अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़े, जीएफआर बढ़े, ठीक है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह तो काम कर ही रहा है, जिसका रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, अपोजिट ऑफ डायूरेसिस। हैव यू रिटन इट? आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में। मैंने आपको कहा था अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होती है तो डायूरेसिस होने लगता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन होने लगता है, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन होती है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस को रोके। और इसे वैसोप्रेसिन क्यों बोला? क्योंकि वैसो मतलब ब्लड वेजल, प्रेसिन मतलब टेंशन, मतलब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह भी काम करता है। इट्स अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट भी ऐड करना। अब वापस से रास मैकेनिज्म में आते हैं, रेगुलेशन बाय रास मैकेनिज्म या जेजीए। रास का मतलब है रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन है, ये हार्मोन होता है बेटा। डबल एन वाला रेनिन होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने जेजीए पढ़ाया था। तो रास मैकेनिज्म भी बेटा सेम, जैसे हाइपोथैलेमस ऑपरेट हुआ था, आपकी ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस आए थे, जीएफआर तो कमी हुई थी, ब्लड वॉल्यूम भी कम था, ब्लड में प्रेशर कम था, ब्लड में पानी कम था, जैसे वो ऑपरेट हुई थी वैसे ही बेटा ये ऑपरेट करती है। लेकिन ये एक्टिवेट कैसे होती है? जैसे वो ऑस्मोलैरिटी के चेंजेस को डिटेक्ट कर पा रही थी, ये कैसे एक्टिवेट होती है? क्योंकि हाइपोथैलेमस में तो ऑस्मो रिसेप्टर थे। मैम ये एक्टिवेट होती है क्योंकि, आप खुद सोच के देखो ना मैम, खुद सोच के देखो, आप बताओ मैम। ये हमारी अगर बनाना हो तो 100% बना लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये है हमारी बहुत ही गंदी बोमेंस कैप्सूल, इसीलिए मैं इसको अच्छे से बनाती हूं। ये है बेटा हमारी बोमेंस कैप्सूल, और ये है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल, ये हमारी यहां पे होती है ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, ये इफरेंट है मान लो। बेटा यहां पे डीसीटी है, और डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल का क्लोजनेस की वजह से आपका क्या बनता है? जेजीए। अब मान लो बेटा मैं कह रही हूं, मान लो क्या, तुम्हारा जीएफआर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, यहां से पास होने वाले ब्लड का अगर वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो जीएफआर तो कम होगा ही ना बेटा। मेन जो फिल्टरेशन होती है वो प्रेशर की वजह से होती है। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ही कम है, उसको डिटेक्ट कर लेगी ये जेजी सेल्स, जो आपके स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं मॉडिफाइड। ये आपके ब्लड जो यहां से पास हो रहा है एफरेंट आर्टेरियोल से, जहां जेजीए बनता है, यहां के जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं, जिससे कि वो बदलाव लेके आ पाए। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। तो मैं कहती हूं जैसे ही ये चीज हुई तो कौन स्टिमुलेट हुआ मैम? जेजी सेल्स
एक्टिवेट। जेजी सेल्स एक्टिवेट क्या, जेजी सेल्स सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं मैम, दे सिक्रीट रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन, दिस इज अ हार्मोन, डबल एन वाला रेनिन इज अ मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। मैम ये रेनिन क्या करता है, अब देखो यही से पूरा रास मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। इसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। इसको रेनिन एंजियोटेंसिन बोला क्यों है, रेनिन आ गया, ये आपको समझ में आया, क्योंकि रेनिन की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म का रेनिन इन्वॉल्व हो गया। कब सिक्रीट हुआ, जेजी सेल्स ने सिक्रीट किया, कब सिक्रीट किया, जब ब्लड वॉल्यूम कम था, ब्लड का प्रेशर कम था, ब्लड में पानी कम था। अब मैम ये रेनिन क्या करता है ना, रेनिन का काम होता है, एक सेकेंड, रेनिन का काम होता है एक चीज को कन्वर्ट करना, किसको बेटा, एक लिवर में सिंथेसाइज होने वाला एंजियोटेंसिनोजेन, ये लिवर में सिंथेसाइज होता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, अतिरिक्त ज्ञान है, आप चाहो तो याद रख सकते हो, अतिरिक्त ज्ञान है। बेसिकली रेनिन का काम होता है इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। एक सेकंड देना बेटा, मैंने ये लिखा हुआ है ना, हाँ, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना किसने किया बेटा, रेनिन ने किया। मैं यहां पे लिख भी देती हूं कन्वर्टेड, एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, नीट में भी सवाल आए हुए हैं, इस फ्लो चार्ट से सवाल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में किसने कन्वर्ट किया था मैम, रेनिन ने कन्वर्ट किया था, वैसे ही मैम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करती है, एक एंजाइम जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या फिर ACEase, दिस इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। पहले तो आप इसी चीज को बेटा अच्छे से समझो कि ये फ्लो चार्ट क्या है, फिर तो बहुत इजी है कि एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या करवाता है। पहले तो इसी फ्लो चार्ट को लिखो, मैं साइड में आपको फिर से इसे समझा रही हूं, ठीक है ना, भले रिकॉर्डेड है, आप पहले ही बैक करके देख सकते हो, बट फिर भी हमने कहा कि मैम जैसे ही ब्लड का GFR, आपका GFR कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम था, ब्लड का प्रेशर कम था, ये जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि यहां से जो ब्लड का फ्लो था ना मैम एफरेंट में, जहां पे JGA बना था, जैसे ही यहां पे ब्लड का फ्लो कम दिख रहा है, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम कम दिख रहा है, ब्लड का प्रेशर कम दिख रहा है, तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और वो स्टार्ट करती हैं सिक्रीशन ऑफ रेनिन, जिसकी वजह से पहला नाम पड़ा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का। रेनिन क्या करती है, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करती है इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होती है इनटू एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन भी आ गई है, इसीलिए इसको एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। सारा जो अब काम करेगी वो करेगी एंजियोटेंसिन 2। आपके हिसाब से क्या काम करना चाहिए सपोलो, अगर मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो वैसोप्रेसिन होती है वो तब सिक्रीट होती है या ADH तब सिक्रीट होती है जब ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस आए, आपका बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ था, ब्लड में पानी कम हो गया था, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया था, तो आपको लॉजिकली क्या लगता है उसको क्या कराना चाहिए था, पानी को एब्जॉर्ब। इन द सेम वे बेटा अगर आपको लॉजिकली पूछा जाए कि एंजियोटेंसिन 2 ही सारे काम करा रही है जिससे सब कुछ नॉर्मल हो सके, सब कुछ नॉर्मल करना है, मतलब अभी तक GFR कम थी, ब्लड का वॉल्यूम कम था, ब्लड का प्रेशर कम था, ब्लड में पानी कम था, तो ये भी बेटा वो सारी मैकेनिज्म्स कर रही होगी जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए, GFR बढ़ जाए, कर रही होगी कि नहीं, यस, और एब्सोल्युटली यही करती है। मैं NCERT वाला ही आपको बताती हूँ। NCERT कहती है एक तो ये, जैसे वैसोप्रेसिन इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, ब्लड वेजल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, ये भी क्या करती है बेटा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकती है। अगर ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है मैम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा,
ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ेगा। हमारा गोल था जीएफआर को बढ़ाना। क्या जीएफआर बढ़ा मैम? एब्सोल्युटली यस, जीएफआर बढ़ा। दूसरा मैकेनिज्म जिससे ये आपके जीएफआर को बढ़ाएगी, बढ़ाएगी का मतलब नॉर्मल लेके आएगी, क्योंकि अभी तक तो जीएफआर कम था ना यार, अभी तक तो जीएफआर कम था। दूसरा मैकेनिज्म सपोलो ये क्या करती है? एंजियोटेंसिन 2 क्या करती है मैम? एक्ट ऑन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। एड्रीनल ग्लैंड हमने आपको बताया है, कहां बताया है सपोलो? जब मैंने आपको एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स बताए थे, जब मैं आपको रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बता रही थी। जब मैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बता रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस कराते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं। वैसे एड्रिनल का कॉर्टेक्स एरिया भी होता है, हालांकि मैं इसके बारे में तुम्हें फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स में भी बता चुकी हूं। अब बेटा ये क्या करता है ना, एंजियोटेंसिन 2 ही वो होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को कहता है अब तुम सिक्रीट करो एल्डोस्टेरोन विच इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड विच विल एक्ट ऑन डीसीटी। वहां से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा तो पानी, जहां भी मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में सा, ये बेटा सोडियम बोल रहा होता है। सोडियम कहता है कि जहां भी मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, अरे ऐसा क्या है जो खींचे चले आते हो। मेनली वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरल की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। पानी तो यूं ही बेटा, यूं ही मस्त मगन मन मस्त मगन, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। अल्टीमेटली पानी एब्जॉर्ब हुआ ना, इनडायरेक्टली हुआ, बट पानी हुआ, पानी एब्जॉर्ब हुआ, अगेन ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, जीएफआर बढ़ेगा, दैट्स इट। वैसे ही एंजियोटेंसिन 2 पीसीटी पे भी डायरेक्टली एक्ट करके सोडियम और पानी रीएब्जॉर्ब कर सकता है, बट एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो हम नहीं लिखेंगे, जो एनसीईआरटी में जिस तरीके से बढ़ाया हुआ है वही लिखेंगे, ठीक है ना। तो इट एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स बेटा एल्डोस्टेरोन। वैसे तो ये गाना मुझे तुम्हारे लिए गाना चाहिए ना सपोलो, जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, हर क्लास में स्पैमिंग करने तुम, स्पैमिंग तो तुम नहीं करते हो यार, पढ़ने वाले बच्चे कहाँ स्पैमिंग, हर जगह तुम इतना प्यार दिखाते हो, ये तो बताओ कि तुम, बता दो पूरी दुनिया को कि तुम मेरे सपोले हो। वाह वाह मैम। एल्डोस्टेरॉन क्या है? एल्डोस्टेरॉन है मैम एक प्रकार का मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये है एक प्रकार का मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मैम इसका मेन काम तो एक्चुअल में, अब देखो बेटा एल्डोस्टेरॉन भी नाम में आ गया, इसीलिए एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, हर एक का सिग्निफिकेंस है। इसको रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन क्यों बोला, समझ में आ रहा है ना। अब मैम यही एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, दिस एल्डोस्टेरॉन विल एक्चुअली एज पर एनसीईआरटी एक्ट ऑन डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल, डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल, यानी कि मैम डीसीटी, सोडियम रीएब्जॉर्ब, मैं साइड हो जाऊंगी कोई नहीं, वाटर फॉलोज, अल्टीमेटली जो काम था वो हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया। अल्टीमेटली जो अचीव करना था वो आपने अचीव कर लिया। एक तो डायरेक्टली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकता है जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और दूसरा बेटा इस मैकेनिज्म से, जब तक आप नोट कर रहे हैं तब तक मैं साइड में आपको वापस से रिवाइज करा देती हूँ बेटा दोनों चीजों को। देखो आपको दो ही सिचुएशन याद रखनी है, या तो आपके जीएफआर बढ़ रहा होगा बॉडी में, या तो जीएफआर बेटा घट रहा होगा बॉडी में, ठीक है। जब बॉडी में जीएफआर बढ़ रहा होता है, फिल्टरेट रेट ज्यादा है, तो यूजुअली आपकी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होती है। ब्लड में वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब होता है ब्लड में पानी ज्यादा है बेटा, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है बेटा। तो आप वो सारी चीजें कर रहे होंगे, मतलब आपको पानी एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पानी को जाने देना है कि तू जा। और एग्जैक्टली अपोजिट होता है जब आपकी जीएफआर कम होती है, ब्लड में वॉल्यूम कम होता है, पानी कम है ब्लड में, ब्लड का प्रेशर कम है, तो वो सारी मैकेनिज्म्स करोगे जिससे पानी को री-एब्जॉर्ब कर सको। हाइपोथैलेमस और रास मैकेनिज्म दोनों एक्चुअल में लो जीएफआर को ही कंट्रोल कर रही होती है। हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं। अगर आपकी बॉडी फ्लूइड्स का लॉस हो गया, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड में पानी कम हो गया, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, ठीक है ना,
तो आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस से बेटा एडीएच रिलीज करवाते हैं, वैसोप्रेसिन रिलीज करवाते हैं, यानी ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, और आपके डीसीटी और कलेक्टिंग नर्व से पानी रीअब्सॉर्ब कर लेगा तो नॉर्मल हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम। डिहाइड्रेशन को रोक दिया आपने, एडीएच की कमी हो गई तो डायूरेसिस होती है, पढ़ चुके हैं। रास मैकेनिज्म, आपका ब्लड वॉल्यूम अगर कम है, ब्लड में पानी कम है, ब्लड का प्रेशर कम है, यानी जीएफआर कम है, तो आपकी एफरेंट आर्टेरियोल से जाने वाले ब्लड का वॉल्यूम कम दिख रहा है। धत से नहीं बेटा, खट से इसको डिटेक्ट कर लेगी आपकी बेटा कौन, जेजी सेल्स कहेगी रुको मैं प्रोड्यूस करती हूं रेनिन। Renin is a hormone that converts beta angiotensin or GAN into angiotensin 1. And angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme. Very, very important flow chart. Very important, very easy. जैसे ही बेटा एंजियोटेंसिन 2 बनती है, एंजियोटेंसिन 2 बनी कैसे, एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन हुआ एंजियोटेंसिन 2 में बाय ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके जस्ट लाइक वैसोप्रेसिन ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, जीएफआर बढ़ाएगी। एड्रीनल कॉर्टेक्स पर भी एक्ट कर सकती है, उसको कहेगी तुम एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करो। एल्डोस्टेरोन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो डीसीटी पर एक्ट करेगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, पानी तो अपने आप बेटा वहां बहती चलेगी, पानी भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका ब्लड वॉल्यूम बेटा नॉर्मलाइज हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जीएफआर नॉर्मल हो गया। अब बेटा ऐसा ना हो कि भाई आपका जो रास मैकेनिज्म है वो ज्यादा काम करने लग जाए। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल से पहले ब्लड वॉल्यूम कम आ रहा था तो उसने डिटेक्ट किया कि ब्लड का प्रेशर कम है, ब्लड में वॉल्यूम कम है, चलो रेनिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी चेक रखने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि वो ज्यादा काम करने लग जाए। अब तुम्हें पानी एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है तो उस पर चेक रखने का काम करती है आपकी एएनएफ, उस पर चेक रखने का काम बेटा करती है एएनएफ। पहले मैं यहां तक कि एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं आपको, हाँ, और एएनएफ ही एक ऐसी वो है बेटा जो आपके एक्चुअल में अपोजिट काम करती है, वो आपके बेटा ब्लड प्रेशर को घटाती है, वो आपके जीएफआर को घटाती है, घटाने का मतलब होता है नॉर्मल करने का काम करती है। पहले एनसीईआरटी की रीडिंग यहां तक की कराती हूं। ये मैंने क्या किया, पहले ब्राइटनेस कम करती हूं। देखो, the functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism. monitor और regulate हो रहा है hormonal feedback से, involving बेटा hypothalamus जो हमने पढ़ा, involving JGA जो हमने पढ़ा, and to certain extent the heart. हार्ट भी कर सकता है, अभी बताऊंगी, वो रास पर चेक रख रहा होता है, चेक मास्टर की तरह काम करता है। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयोनिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑस्मोलैरिटी में अगर चेंजेस हो रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम में अगर चेंजेस हो रहे हैं, आयोनिक कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहे हैं तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors that stimulates the hypothalamus to release antidiuretic hormone और vasopressin from neurohypophysis। बोला अगर मैम एक्सेसिव लॉस हो जाए फ्लूइड का, यानी डिहाइड्रेशन हो जाए या फिर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए तो एडीएच रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तुम अब रिलीज करो इसको। एडीएच क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम द लैटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेसिस को रोकेगा। An increase in the body fluid volume can switch off these receptor and suppress the ADH release to complete the feedback। बेटा ये भी हम नोट डाल के लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये आपको लॉजिकली तो समझ में आना चाहिए कि अगर बेटा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ था तो आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए थे। अगर बेटा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम उल्टा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे। ऑस्मोरिसेप्टर को पता चल जाएगा कि भैया नॉर्मल है अब, तो जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा तो ऑस्मोरिसेप्टर्स अपने आप स्विच ऑफ हो जाते हैं। इसको भी आप नोट डाल के लिख सकते हो, लास्ट में लिख लेना जब मैं रेगुलेशन बाय हार्ट या एएनएफ पढ़ा लूंगी। ऑस्मोरिसेप्टर्स बेटा इंक्रीज या डिक्रीज दोनों से बेटा ऑन या ऑफ होते हैं। बॉडी फ्लूइड अगर कम है यानी ब्लड वॉल्यूम कम है तो वो स्विच ऑन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही इंक्रीज हुआ ब्लड वॉल्यूम तो ये स्विच ऑफ हो गए। ADH can also affect the kidney function by constrictory effect on blood vessel, ये vasoconstriction कर सकता है, and vasoconstriction से blood pressure को बढ़ाता है। This causes increase in blood pressure, overall glomerular blood flow, overall GFR, overall blood flow को बढ़ाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है तो, और आपका ओवरऑल GFR बढ़ेगा, तो लो GFR को ये नॉर्मल कर सकता है। अब दूसरा देखो,
JGA plays a complex regulatory role. अब ये स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आए तो एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? रीड की होगी तो तुरंत आप आंसर मार्क कर दोगे। तो JGA कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले कर रहा है। कैसे मैम? अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR कैन एक्टिवेट JG सेल्स टू सिक्रीट रेनिन। क्या मैंने एग्जैक्टली यही बताया? अगर आपका ब्लड फ्लो कम हुआ, आपका ब्लड प्रेशर कम है यानी ब्लड में पानी कम है, तो यानी कि आपका GFR कम है, तो आपके JG सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो रेनिन बनाते हैं। वो क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर एंजियोटेंसिन 2 कैसे चीजों को नॉर्मल कर रहा है मैम? एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इट इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयरफॉर द GFR। वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके GFR को बढ़ा रहा है मैम। Angiotensin 2 also activate adrenal cortex to release aldosterone. Adrenal cortex से aldosterone भी रिलीज करवाता है। Aldosterone causes reabsorption of sodium and water from the distal part of tubule यानी कि DCT, and it also leads to increase in pressure and GFR. Obvious सी बात है मैम, सोडियम एब्जॉर्ब हुआ, पानी पीछे पीछे एब्जॉर्ब हो गया, पानी एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, GFR बढ़ गया। तो जो लो GFR था उसको नॉर्मलाइज कर दिया। एंड दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, एक्चुअल में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। और ये जैसे बेटा जब भी आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड में पानी कम होता है, ब्लड का प्रेशर कम होता है, तो ये ऑपरेट करते हैं। एक ही मैकेनिज्म है, जब आपका इंक्रीज इन ब्लड फ्लो होता है एट्रिया से, तब आपका ANF काम करता है। ANF जो होता है वो अब मैं बताती हूं काम क्या करता है। थर्ड मैकेनिज्म है लास्ट, रेगुलेशन बाय ANF या रेगुलेशन बाय हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड मैकेनिज्म है रेगुलेशन बाय, बहुत ही बढ़िया है, देखो ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर ANF। बोर्ड को देख रहे हो? रेगुलेशन बाय ANF। पहली बात तो ANF क्या है? ANF क्या होता है? तो प्रोड्यूस्ड बाय, आप देख रहे हो ना, एट्रियल, प्रोड्यूस्ड बाय वॉल ऑफ एट्रिया यानी कि हार्ट। हार्ट में जो एट्रिया है उससे प्रोड्यूस होता है आपका ANF, इसीलिए तो इसका नाम है बेटा एट्रियल नेट्री यूरेटिक। क्यों बोलते हैं अभी मैं बताती हूं। अगर बेटा प्रोड्यूस कब हो रहा है? When it is produced, when it operates। देखो ऊपर के दोनों मैकेनिज्म्स तब काम किए थे जब आपका GFR कम था, लेकिन ये ऑपरेट करता है जब देयर इज ए इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, ब्लड में पानी ज्यादा, ब्लड में प्रेशर ज्यादा होगा, GFR ज्यादा होगा। ये एक लौता ऐसा फैक्टर है अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया जो एक्चुअल में इंक्रीज्ड GFR के केस में प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम या ब्लड में पानी ज्यादा होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो आपके दिल में भी बेटा जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा वो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा। उसी हार्ट को लगेगा भैया ब्लड में बहुत ज्यादा पानी आ चुका है, ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो चुका है, इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। एक्चुअल में it checks upon RAS, it checks upon RAS। RAS क्या कर रहा था? GFR को बढ़ा रहा था ना। RAS ने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया, RAS ने सोडियम और पानी को रीअब्सॉर्ब कराया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाया, ब्लड का प्रेशर बढ़ाया। कहीं ज्यादा ना ऐसा हो जाए उसको चेक रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी ANF रेगुलेशन बाय हार्ट काम करती है, ANF प्रोड्यूस होता है। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है,
ऑटोमेटिकली मतलब क्या है बेटा, ब्लड में पानी ज्यादा हो गया है, सिंपल ना। जब मैं हाइपोथैलेमस और रास बता रही थी तो ब्लड का वॉल्यूम कम था, ब्लड का वॉल्यूम कम था मतलब ब्लड में पानी कम था, मतलब जीएफआर कम था। अब मैं कह रही हूं यहां पे आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, एक ही फैक्टर है जो उल्टा है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड में पानी ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, यानी कि जीएफआर ज्यादा है, तो ये सीक्रेट होती है, यानी हार्ट में जो ब्लड जा रहा है एट्रिया को पता चल रहा है ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इट चेक्स अपॉन रास। कैसे चेक्स अपॉन रास? एक्चुअल में एएनएफ का काम होता है इनहिबिट करना रास मैकेनिज्म को। एएनएफ का काम होता है इनहिबिट करना रास मैकेनिज्म को। इसको चेक करिए, इनहिबिट कर रही है रास मैकेनिज्म को। अगर बेटा एएनएफ रास मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देगी, नो एल्डोस्टेरॉन, अब मैं इसके नाम का सिग्निफिकेंस बता रही हूं, तो एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा सपोलो, नो एल्डोस्टेरॉन। अगर देयर इज नो एल्डोस्टेरॉन, क्योंकि रास अगर इनहिबिट हो गया तो रेनिन नहीं है, एंजियोटेंसिन नहीं है, कन्वर्जन्स नहीं है, एल्डोस्टेरॉन कहां से आएगा? एल्डोस्टेरॉन भी नहीं है मैम। इसका मतलब है नो सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, नो सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। बताओ यस और नो। अगर मैम पानी और सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा रे कालिए, आई मीन सपोले, क्या होगा बता? सोडियम और पानी अगर रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ, पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो पानी यूरिन से जाएगा। पानी को यूरिन से भेज रहे हो, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो ब्लड वॉल्यूम कम होगी ना। ब्लड वॉल्यूम को कमी तो करना था क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ था। और देखो सोडियम को भी तुमने रीएब्जॉर्ब नहीं किया। अगर तुम सोडियम को रीएब्जॉर्ब नहीं करोगे तो ज्यादा सोडियम यूरिन से एलिमिनेट आउट होंगे, और अगर ज्यादा सोडियम यूरिन से एलिमिनेट आउट होंगे उसे कहा जाता है नेट्री यूरेटिक फैक्टर। नेट्री मींस सोडियम, यूरेटिक मींस इन यूरिन। अगर ये नहीं है तो मैम सोडियम आउट वाया यूरिन, इसी वजह से इसे कहते हैं नेट्री यूरेटिक फैक्टर। और मैम पानी को रीएब्जॉर्ब नहीं किया क्योंकि पानी को रीएब्जॉर्ब नहीं करना था। अगर पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। आपने वैसोप्रेसिन और एंजियोटेंसिन के बारे में पढ़ा, एंजियोटेंसिन 2, कि दोनों पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं क्योंकि उन दोनों को आपके जीएफआर को बढ़ाना होता है, तो वो ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। इसको तो नहीं बढ़ाना है मैम, यहां तो ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। मैंने बोला ना ये इकलौता ही है जो तब काम कर रहा होता है जब ब्लड वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ब्लड में पानी ऑलरेडी ज्यादा है। तो इसको तो बेटा बढ़ाना नहीं है, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा क्या? नहीं। दिस इज द ओनली फैक्टर ANF कॉजेज वैसोडाइलेशन। नीट के पेपर में पूछा गया है। आपसे कितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले सपोलो, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सिर्फ वो बेसिक्स याद रखना। मैं साइड हो जाती हूं जो आपको मैंने ऑस्मोलैरिटी के टर्म्स में बताए, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड में पानी के टर्म्स में बताए। आपको एनसीईआरटी में वो नहीं मिलेगा बेटा, मैंने आपको बेसिक से बताया, उससे आप सारी चीजें कर लोगे। दिस इज द ओनली फैक्टर दैट इज कॉजिंग वैसोडाइलेशन, क्योंकि आपको जीएफआर बढ़ाना नहीं है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। नोट कर लो इसे। और देखो एनसीईआरटी ने, पॉज करके नोट कर लेना, एनसीईआरटी ने 2-4 ही लाइन दी हुई है। देखो, एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ द हार्ट। इंक्रीज ब्लड फ्लो कब हो रहा है? इंक्रीज ब्लड फ्लो बेटा तब हो रहा है जब ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है। इट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ANF क्या करता है? वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, देयर बाय डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर डिक्रीज तो जीएफआर डिक्रीज। ANF मैकेनिज्म क्या लिखा हुआ है यहां? अरे therefore act as a check on renin angiotensin mechanism। इसके ऊपर चेक रखता है, चेक की तरह काम करता है गाइज। और ऑफ कोर्स वैसोडाइलेशन कर रहा है। अरे वैसोडाइलेशन कर रहा है तो मैम अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर घटाएगा ही ना, और ब्लड प्रेशर घटाना ही तो था क्योंकि ब्लड प्रेशर तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वैसोडाइलेशन करते हो तो ब्लड प्रेशर घटता है। इजी, ठीक है ना?
आई होप कि तुम्हें बेटा, और मैंने कई बार आपको रिकॉर्डेड था फिर भी मैंने कई बार आप लोगों को रिवाइज करा दिया है, बेसिक्स याद रखना, सारी चीजें तुम लोगों को याद रहेगी, ठीक है ना। अब जो अगला टॉपिक है बेटा वो बहुत छोटा सा है, दैट इज रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक काम करो, टेबल मत बनाओ, क्योंकि फिर तुम्हारे पास ना पोर्ट्रेट में करना है मैम, लैंडस्केप में करना है, फैंडस्केप में करना है, बहुत सारी दुख दर्द समस्या तुम्हें आती है। तो हम इसको नॉर्मल बेटा 1 2 3 करके करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल बेटा 1 2 3 करके करेंगे। एक सेकंड मुझे टाइम देना। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं अदर ऑर्गन्स में। किडनी तो कर ही रहा है हमारा एक्सक्रीशन, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लंग्स की। क्या लंग्स भी एक्सक्रीटरी होते हैं? एब्सोल्युटली मैम। डायरेक्ट लिखो, लंग्स से क्या एलिमिनेट होता है मैम? एक तो आप बेटा CO2, लेकिन CO2 के लिए एक वैल्यू दी हुई है एनसीईआरटी में, तो वो लिखना है हमें बेटा। CO2 कितना? 200 ml पर मिनट आप CO2, अरे 200 ml पर मिनट आप CO2 को एक्सहेल आउट करते हैं। CO2 के अलावा बेटा आप क्या एक्सहेल आउट करते हैं? CO2 के अलावा स्मॉल अमाउंट, ऐसे करके लिखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2O। H2O नहीं, वाटर वेपर। आपके लंग्स जब ज्यादा काम कर रहे होते हैं ना, आप बोल रहे हो बेटा, लगातार बोले जा रहे हो, लगातार बोले जा रहे हो, जैसे कि मैम, तो भैया क्योंकि H2O वाटर वेपर भी लॉस होता है तो ज्यादा प्यास लगती है, तभी ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि CO2 तो एक्सहेल आउट हो ही रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो एक्सहेल्ड आउट, इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो ये दो चीजें आपके लंग्स एलिमिनेट होती है। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। दूसरा मैम हमारा लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब मैम इसके थ्रू एक्चुअल में जो चीज एलिमिनेट होती है ना बेटा, वो होती है बाइल। ये क्या एलिमिनेट करता है? इट सिक्रीट्स बाइल, बाइल जूस। और यही बाइल जूस जो होता है ना बेटा, अगर डाइजेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होता तो आप पढ़ते कि बाइल जूस जो होता है वो आपके डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइजेशन मतलब वो इमल्सिफिकेशन करता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बाइल सॉल्ट्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बाइल में ही बेटा और भी बहुत सारी चीजें होती है। अल्टीमेटली जो तुम्हारा फीकल मैटर है, उसी फीकल मैटर के थ्रू ही बेटा सारी ये वाली चीजें एलिमिनेट होगी, जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगी। आपका जो बाइल जूस है, जो आपके फूड के साथ एक्चुअल में मिक्स होता है, उसी में बहुत सारी चीजें बेटा एलिमिनेट होती है, क्योंकि बाइल में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें बेटा एलिमिनेट करता हुआ चलता है। तो बाइल के थ्रू आप क्या क्या एलिमिनेट करते हो? बिलीरुबिन। किसी को जॉन्डिस अगर हुआ है तो उसने बिलीरुबिन टेस्ट, मतलब बिलीरुबिन उसका चेक हुआ होगा। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये क्या है बेटा? ये आपके बाइल पिगमेंट्स कहलाते हैं। दीज आर योर बाइल पिगमेंट्स, दीज आर योर बाइल पिगमेंट्स। इसके अलावा बेटा लिवर में से कोलेस्ट्रॉल, छोले थे भटूरे, कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेट आउट करते हो। कोलेस्ट्रॉल के अलावा बेटा कुछ वाइटामिन एलिमिनेट आउट करते हो, कुछ ड्रग्स एलिमिनेट आउट करते हो, कुछ आपके डिग्रेडेड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स एलिमिनेट आउट करते हो। जिनका काम हो चुका है बेटा, उन्होंने अपना एक्शन कर दिया है, अब वो डिग्रेड हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और तोड़ने के बाद आप उसको अब एलिमिनेट करते हो। स्टेरॉइड हॉर्मोन्स क्या होते हैं ये आप पढ़ोगे बेटा जब मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी कि स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस हार्मोन क्या होते हैं। तो बेसिकली आप ये बाइल के थ्रू ये जो चीजें एलिमिनेट करोगे ना, क्योंकि बाइल में है, बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, ये तो आपके फीकल मैटर को कलर भी देते हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, कुछ वाइटामिन हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए, कुछ डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, वो सब बाइल के थ्रू ही एलिमिनेट होते हैं वाया फीकल मैटर। वाया फीकल मैटर ही इन चीजों का एलिमिनेशन होता है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इजी बातें हैं कि कौन कौन सी चीजें बेटा एलिमिनेट हो रही है। लिवर बीइंग द लार्जेस्ट ग्लैंड, लंग से क्या एलिमिनेट हुआ? अगेन बेटा स्किन, स्किन जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, पता है ना ये बात, स्किन जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब स्किन के थ्रू कैसे एलिमिनेशन होती है मैम? अरे यार स्किन में बेटा आपके पास ग्लैंड्स है ना, हम मैमल्स हैं, मेमल्स। ओ मेमल, तुम खैर रेप्टिलियंस हो, लेकिन बेटा वैसे तो बेटा दिल से तो तुम मेमल हो, ठीक है ना।
तो मेमल में बेटा, हाँ मैमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि मैमल्स में ग्लैंड्स होती है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमल। ओके, तो मैमल में बेटा स्किन में होती है नंबर 1 पसीने वाली ग्लैंड्स यानी कि स्वेट ग्लैंड्स, और इसी में होती है बेटा हमारे पास ऑयल ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड या सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है ना। तो मैम ये क्या एलिमिनेट आउट करती है भाई? यार देखो, स्वेट ग्लैंड से स्वेट एलिमिनेट होगा, पसीना, और ऑयल ग्लैंड से सीबम एलिमिनेट होगा। लेकिन क्या इनका मेन काम एक्सक्रीशन करना था? नहीं भाई, वैसे भी ये अदर ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे हैं। मैं साइड हो जाती हूँ भाई। देखो, स्वेटिंग, पसीना जब आता है तो ठंड, गर्मी में ठंडी का एहसास होता है, बॉडी की कूलिंग होती है भाई। इसका मेन काम एक्चुअल में बॉडी की कूलिंग ही था, लेकिन कूलिंग के साथ साथ ये टाइम पास कर रहा है, मतलब एक्सक्रीशन भी कर रहा है। इसमें से कुछ अमाउंट में यूरिया, कुछ अमाउंट में NaCl, कुछ अमाउंट में लैक्टिक एसिड एलिमिनेट होता है। इसका प्राइमरी काम तो कूलिंग है, प्राइमरी फंक्शन ठंडा ठंडा कूल कूल, कूलिंग इफेक्ट देना होता है। आप सबको ये बात ऑलरेडी पता है। बट यूरिया, ऐसे लिखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड NaCl इसमें से एलिमिनेट भी होता है। वैसे ही बेटा आपके सीबम या ऑयल ग्लैंड्स है, आपकी टी जोन में बहुत ऑयल आ रहा है। लड़कियों बोलते हैं ना, अरे यार मेरे तो यहाँ टी जोन में बहुत ऑयल। टी जोन क्या होता है? यही होता है ना कि मैं भूल ही गई हूँ भाई, ठीक है ना। पहले बेटा जब समय होता था तो मैं करती थी ना DIY स्किन केयर रूटीन, राइस मास्क लगाते हैं गाइस। नो, दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग, लिसन टू मी। मतलब जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग, ऑयल की प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करते हैं। बट ऑयल के थ्रू कुछ स्टीरॉल्स के बारे में बेटा आप कहाँ पे पढ़ोगे? बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे। अभी तो आप सिर्फ लिखो कि कुछ अमाउंट में हाइड्रोकार्बन्स, कुछ अमाउंट में वैक्सेस अगेन लिपिड्स होते हैं, स्टीरॉल्स अगेन बेटा लिपिड्स होते हैं, तो वहां पे पढ़ोगे। कोलेस्ट्रॉल इज अगेन लिपिड। तो ऑयल एक्चुअल में प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन स्किन, बट इसके थ्रू बेटा वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स एंड स्टीरॉल्स भी एक्सक्रीट होते हैं। तो बहुत इजी है। क्या क्या बेटा अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन में आपने पढ़ा, इसे नोट कीजिए। मैं आपको दोबारा रिवाइज भी करा देती हूँ। मैम देखो, लंग्स से CO2 तो एक्सहेल आउट हम करते ही हैं, लेकिन इसका डेटा जरूर याद रखना क्योंकि ये पूछा जाएगा। 200 ml पर मिनट आप CO2 को एलिमिनेट करते हैं, कुछ अमाउंट में आप वाटर वेपर को भी एलिमिनेट करते हैं, इसीलिए ज्यादा प्यास लगती है। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, आपके हाइपोथैलेमस में बेटा हमने क्या बोला था कि जब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुई थी। आप याद करो, हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर भी होता है। थर्स्ट सेंटर मतलब जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है ना बेटा, वो थर्स्ट सेंटर भी एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से आप पानी पीते हो तो आपको लगता है पानी पियो और पानी पियो, है ना। बाकी तो वो जैसे काम कर ही रही है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो बाइल सिक्रीट करती है, और बाइल जूस जो है ना वो एक्चुअल में आपके फूड के साथ मिक्स होती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। डाइजेशन में कैसे हेल्प करती है वो तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इसका यूजुअली फंक्शन पढ़ते हो। तो बाइल जूस में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ड्रग्स, ये सारी चीजों को आप एलिमिनेट करते हो। बेसिकली ये बाइल आपके फीकल मैटर के साथ ही मिक्स हो रहा है और उसी के थ्रू ये चीजों को एलिमिनेट कर रहा है। स्किन में 2 ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं। ऑयल ग्लैंड्स को सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड का बेटा ऑफकोर्स सिक्रीशन बेटा सीबम तो नहीं होगा, कोई मूर्ख ही कहेगा कि इसका सिक्रीशन सीबम है। स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन पसीना ही होगा बेटा, और पसीने में क्या क्या एलिमिनेट करते हो? यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड NaCl। और बेटा आप इसमें क्या एलिमिनेट करते हो? सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड में सीबम एलिमिनेट करते हो गाइस, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द स्किन, बट इट आल्सो एलिमिनेट्स वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स एंड आल्सो बेटा क्या? स्टीरॉल्स, वैक्सेस, लिपिड्स है बेटा, आप पढ़ोगे इनके बारे में बायोमोलिक्यूल्स में।
यहाँ की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं पहले आप लोगों को? यस, पहले यहाँ तक की एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं गाइस। चलिए सिंसियरली बेटा रीड कीजिए मेरे साथ। देखिए, अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर, other than kidneys, lungs, liver and skin also helps in the elimination of excretory waste. ठीक है, our lungs remove large amount of CO2, approximately 200 ml per minute, and also significant quantity of water every day as water vapor. Small amount की जगह ना significant लिखो भाई, NCERT की लाइन, ठीक है ना? Significant मतलब prominent, significant amount, क्योंकि बेटा क्या होता है ना, एनसीईआरटी ने जो दिया होता है अगर वो लाइन एज इट इज आती है तो वही हमें फॉलो करना है ना। सिग्निफिकेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे एज वाटर वेपर, ठीक है ना। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट सीक्रेट्स बेटा बाइल। बाइल में क्या क्या होता है? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। Most of these substances ultimately passed out with the digestive waste यानी कि fecal matter, feces. The sweat and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretions. जैसे कि sweat produced by sweat gland, it is a watery fluid, पानी जैसा fluid है तो सबको पता है, NaCl है, कुछ amount में यूरिया है, lactic acid है. Though the primary function of sweat is to facilitate the cooling effect on the body surface, it also helps in the removal of some of the waste mentioned above. वैसे प्राइमरी फंक्शन इसका होता है कि ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, बट ये सारी चीजें भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाती हैं. Sebaceous gland eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons and waxes through sebum. Sebum is the oil. And ये भी लिखा है, this secretion provides a protective oily covering for the skin. Protective oily covering for the skin. ये वाली लाइन अभी हम नोट डाल के लिखेंगे. Do you know that small amount of nitrogenous waste also eliminated through saliva? Very small amount of urea. ठीक है ना. तो एक नोट डाल के लिखते हैं कि इवन सलाइवा से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं. तो नोट डाल के लिखते हैं कि सलाइवा also eliminates small amount of नाइट्रोजनस वेस्ट और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो क्या एलिमिनेट करते हो एक्चुअल में, यूरिया. तो दिस इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी. कभी अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यस इट इज एक्सक्रीटरी. यहाँ तक बेटा पहले डन कर लो. एक सेकंड पानी मांग लेती हूँ, अगर पानी मिल जाए बेटा. ठीक है, अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है दैट इज डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर ज्यादा नहीं है बेटा, डिसऑर्डर तो बहुत छोटू से हैं. आपको जो चीज एक्चुअल में यहाँ पे करनी है, यार पानी मिल जाएगा क्या? आपको जो चीज यहाँ पे बेटा एक ही मैकेनिज्म है जो थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है, दैट इज हीमोडायलिसिस. बाकी तो देखो अभी डिसऑर्डर्स बहुत छोटे से डिसऑर्डर्स है बेटा. डिसऑर्डर्स में जैसे सबसे पहला डिसऑर्डर दिया हुआ है कि अगर आपको, हो सकता है कई लोगों को हुआ भी हो बेटा ये कंडीशन. नंबर 1, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, रीनल कैल्क्यूलाई. Renal calculi is insoluble mass of the salts of calcium. कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे हो गया. तो कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं बेटा, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स. बेसिकली रीनल मतलब किडनी, कैल्कुलाई मतलब स्टोन्स. एक्चुअल में रीनल कैल्कुलाई को बोला जाता है किडनी स्टोन्स. अलग अलग टेक्निक से इसे निकाला जाता है बेटा, किडनी स्टोन्स. तो किडनी स्टोन्स का मतलब बेसिकली क्या है? फ्लो मतलब ये मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछा गया, पीवाई क्यों कराऊंगी तो तुम देखोगे भी. सो हम कहते हैं दिस इज इनसॉल्यूबल मास ऑफ, सॉल्यूबल होता तो प्रॉब्लम क्या थी, है ना. इनसॉल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सलेट. बेटा आपके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन बन सकता है, अलग अलग जगह पे स्टोन बन सकता है, ठीक है ना. भगवान करे ना बने, बट जहां पे भी स्टोन बन रहा है तो ऐसी सॉल्ट्स का ही इनसॉल्युबल मास बनता है. तो इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट इन किडनी, जिसको आप किडनी स्टोन्स कह रहे हो,
और साइंटिफिक भाषा में इसे क्या कह रहे हो, रीनल कैल्क्यूलाई। छोटा सा है। दूसरा छोटा सा बेटा एक दिया हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वैसे देखो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आइटिस ऑलवेज मींस इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। एनसीईआरटी ने शायद सिर्फ ग्लोमेरुलस दिया होगा, हम लिखेंगे। वैसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब पता है क्या है, कि आपकी ऑफ कोर्स ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो रही है। बहुत बहुत थैंक यू यार। ठंडा है क्या? ठंडा तो मैं बिल्कुल नहीं पीती, मर जाएगा मैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन, मतलब दुख दर्द और समस्या बेटा। हाँ, आपके जीवन में जितनी दुख दर्द समस्या है बेटा, और बोर्ड को जितनी दुख दर्द समस्या आती है उससे थोड़ी सी कम, लेकिन दुख दर्द समस्या आ गई, नेफ्राइटिस हो गई, इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलाई, या फिर आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन इन द फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। जो चीज पास नहीं होनी चाहिए थी वो भी पास होने लगती है, यूरिन में आने लगती है, प्रोटीन्स फिल्टर आउट होने लगते हैं। फिल्टरेशन में मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम होगी तो बेटा प्रॉब्लम तो होगी होगी। तो हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन इन, बेटा इनके डिसऑर्डर से काफी बार क्वेश्चंस आए हैं। इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस, थैंक यू भैया, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस और फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। इसकी वजह से वो जो प्रोटीन यूरिया मैं बता रही हूँ ना, प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिनेरिया, एल्ब्यूमिनेरिया मतलब होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स इन द यूरिन, या प्रोटीन यूरिया सेम थिंग, उसी का नाम होता है प्रोटीन्स इन द यूरिन। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गई, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगला मैम प्रॉब्लम क्या है? अगला प्रॉब्लम है यूरीमिया। यूरीमिया का कतई मतलब नहीं होता यूरिया इन द यूरिन, नलायक। यूरिया इन द यूरिन इज नॉर्मल, यूरिया यूरिन में आना तो नॉर्मल होता है। अगर किसी भी तरीके से किडनी मैल फंक्शन कर रही है, मैल फंक्शनिंग हो रही है, ढंग से काम नहीं कर रही है, यूरिया एलिमिनेट नहीं कर पा रही है और यूरिया एक्यूमुलेट करता जा रहा है, तो किडनी तो डैमेज होगी होगी, बहुत सारी चीजें डैमेज होगी। और मतलब अगर किडनीज की मैल फंक्शनिंग हुई, आपकी यूरिया बाहर नहीं जा रही है, यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था बेटा, डेंजरस है, भले ही अमोनिया से लेस डेंजरस, और रिलेटिव्स तो कहीं क्लोज भी नहीं आते बेटा, वो तो काफी टॉक्सिक है। लेकिन अगर आप यूरिया की बात करें तो उसको एक्यूमुलेट तो कतई नहीं करना है कि घर बना लो उसका, उसको एलिमिनेट करना था। अगर मैल फंक्शनिंग हो गई किडनी की, एलिमिनेट बाई चांस वो नहीं हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो एक आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप होता है। बहुत सारा आपने ये सुना भी होगा, हीमोडायलिसिस, डायलिसिस करते हैं, बहुत पेनफुल प्रोसेस है बेटा, और बार बार करना पड़ता है। देखो किडनी फेल अगर हो गई, एक्यूट किडनी फेलियर, तो भैया किडनी ट्रांसप्लांट कर दो। लेकिन अगर मैल फंक्शनिंग हुई है, ठीक है ना, उसको ठीक हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत यहां से। तो मैं थोड़ा सा बेटा पानी पी लेती हूँ। थोड़ा सा करके एक गिलास पी लिया, पता है। अभी सोचो, पढ़ा भी वही टॉपिक रही थी, डिहाइड्रेशन, लंग्स, है ना। तो बेसिकली मैं कह रही हूं, एक्यूट किडनी फेलियर हुआ तो फिर तो भैया किसी और का चिपकाओ, और बहुत मुश्किल होता है किसी और का चिपकाना, मतलब कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना, डोनर ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, मैचिंग करना ही बहुत मुश्किल है। उसका तो अल्टीमेट सोल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। बट यूरीमिया का कंडीशन है, जब मैं कह रही हूं यूरिया, पहले तो लिखो, अगर मैल फंक्शनिंग मतलब ढंग से काम नहीं कर रहा है, मैल फंक्शनिंग जैसे बेटा तुम्हारी बुद्धि एट टाइम्स, ठीक है ना, मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी अगर हो जाए तो यूरिया नॉट एलिमिनेटेड, यूरिया नॉट एलिमिनेटेड इन यूरिन। तो अगर एलिमिनेट नहीं हो रही है तो क्या हो रही है मैम, यूरिया एक्यूमुलेट कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है ब्लड में, और आपका किडनी डैमेज हो सकता है बेटा, खतरनाक। किडनी खतरनाक, अभी तो मैल फंक्शनिंग कर रही थी, अब किडनी बद से बदतर होती जाएगी, डैमेज होती जाएगी। अब इसी यूरिया को अगर तुम्हें
एलिमिनेट करना है तो हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस इज परफॉर्म्ड। हीमोडायलिसिस इज परफॉर्म्ड। अब इस हीमोडायलिसिस में बेटा क्या किया जाता है, इसको जरा समझते हैं। पहले यहां तक डन कर लीजिए, ठीक है ना। तो रीनल कैल्कुलाई मतलब किडनी में स्टोन्स बन गए। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन हो गई फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में। यूरीमिया यानी कि यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट कर रही है। अब मुझे ना इसको एलिमिनेट अगर करना है ना बेटा, तो हमें आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना पड़ता है। आर्टिफिशियल किडनी इज नॉट द रियल किडनी ना, डायलाइजिंग सेटअप होता है। तो क्या करते हैं, इसको जरा सा पढ़ते हैं बेटा, बहुत इजी है, वेरी इजी। अब हीमोडायलिसिस में आपकी डायलिसिस हो रही है, ब्लड को ना आपको फिल्टर करना है यार। हीमोडायलिसिस में आपको ब्लड को फिल्टर करना है यार। ब्लड में ना टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो चुके हैं। अब टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को तुम्हें बाहर करना है, तो हम ना बेटा मैं ना इसको तुम पोर्ट्रेट में भी बना सकते हो अगर थोड़ी सी चौड़ी कॉपी है, आधे पेज का कम से कम स्पेस चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक मतलब ऐसा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगी, यहाँ एक डब्बा डायग्राम बनाऊंगी और फिर ऐसे बनाऊंगी। चाहो तो लैंडस्केप में बना लो अगर जगह कम है तो इस तरीके का बेटा एक आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप होता है। अब यहाँ पे कुछ ट्यूब्स होती हैं जो सेलोफेन की बनी होती हैं। ऐसे गूगल करोगे ना इमेज तो भी इमेज तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे ट्यूब्स होती है जिनमें से हम अपने ब्लड को पास करते हैं। पेशेंट के बेसिकली ब्लड को पास किया जाता है। दिस इज द सेटअप, ठीक है ना। पहले तो ये समझो ये क्या है मैम, दिस इज द डायलाइजिंग ट्यूब्स। दिस इज द डायलाइजिंग ट्यूब्स। किसकी बनी हुई होती है मैम, सेलोफेन, ठीक है ना मैम। ये जो आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप होता है, डायलाइजिंग ट्यूब होती है, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी है यार। जो रियल किडनी कर पा रही है वो सारे काम तो नहीं कर पा रही है, बट किडनी का वो वाला फंक्शन ये जरूर कर रही है बेटा जो तुम्हारा ना नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल है। अब बेटा इस आर्टिफिशियल किडनी के चारों ओर ना एक फ्लूइड रखते हैं। रेड कलर से नहीं बनाती हूँ, येलो किससे बनाऊं, ब्लू कलर से बनाती हूँ। ये जो इसके चारों ओर एक फ्लूइड है ना बेटा, इस फ्लूइड को बोलते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन। अब मैम डायलाइजिंग सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि इस डायलाइजिंग ट्यूब के इस सेलोफेन ट्यूब के साइड्स में क्या है, तो डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है। डायलाइजिंग सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन पूछा जाता है बेटा। तो अगर आप इसको देखोगे, दिस इज डायलाइजिंग फ्लूइड या सोल्यूशन। पहले तो मैं इसका कॉम्पोजिशन लिख रही हूं जो आपसे पूछा जाता है, फिर रीजन आपको बता रही हूं, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी को ना मैं थोड़ा नीचे लिखती हूं, यहां आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी इज अ डायलाइजिंग सेटअप बेटा। सेटअप में पहले समझो कि क्या क्या है। सपोलो लास्ट चीज है, लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके बाद एक ही वो एक्यूट रीनल फेलियर है, बाकी लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनो मैम। ये आर्टिफिशियल किडनी का एक सेटअप है जहां एक सेलोफेन ट्यूब है, दिस इज द डायलाइजिंग ट्यूब, और इसके साइड में मैम जिस फ्लूइड, जिस चेंबर के अंदर तुम्हें ये नजर आ रहा है, इस चेंबर में बाहर डायलाइजिंग सोल्यूशन है या डायलाइजिंग फ्लूइड है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलाइजिंग सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन पूछते हैं। इट्स कॉम्पोजिशन इज सिमिलर, इट्स कॉम्पोजिशन यानी किसका बना है, इट्स कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, similar to blood plasma except nitrogenous waste, except nitrogenous waste, very 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 important। इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में आपने ब्लड प्लाज्मा जैसा सब कुछ रखा, जो मिनरल्स थे, जो प्रोटीन्स, आपने सब कुछ सेम क्यों रखा, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट सेम नहीं रखा। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, बाकी इट इज सिमिलर टू योर ब्लड प्लाज्मा। मैम ऐसा क्यों था, अब समझो कि ऐसा क्यों रखा। तो इस सेटअप में बेटा क्या क्या है समझ में आई। ये ट्यूब है जिससे आप ब्लड को पास करोगे, जिस ब्लड को फिल्टर करना है, और इसके चारों ओर डायलाइजिंग सोल्यूशन है, फ्लूइड जिसका कॉम्पोजिशन ब्लड प्लाज्मा से सिमिलर है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, वो नहीं है इसमें। मैम क्यों,
अब देखो यार, एक बंदा है जिसका डायलिसिस करना है ना, तो हाथ बना लेते हैं यार, ठीक है ना। ओ माय गॉड, क्या हाथ बनाया मैंने, ठीक है ना। अब इस हाथ में मान लो कि एक आर्टरी थी, कोई भी कन्वीनियंट आर्टरी, जैसे हाथ में से आप कह लो रेडियल आर्टरी से आपने ब्लड निकाला, तो हम कह रहे हैं, अब मैं बता रही हूं करते क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं मैम, ब्लड इज टेकन आउट, ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, लाइक हम यहाँ पे हाथ में रेडियल आर्टरी से बेटा ब्लड निकाल रहे हैं, कन्वीनियंट आर्टरी, यहां से आपने रक्त को निकाला, एंड हेपारिन यानी कि कोगुलेंट ऐड किया, क्योंकि जब ब्लड को निकाल रहे हैं तो उसके कत्थे नहीं बनने चाहिए ना भाई, कोग्यू, पहले लिख लेने दो यार, कोगुलेंट एडेड। जब आपने बेटा ब्लड को निकाला तो वो कत्थे नहीं बनने चाहिए उसके, है ना, वो नॉर्मल स्टेट में होना चाहिए, तभी आप उसमें से एलिमिनेट कर पाओगे नाइट्रोजनस वेस्ट को। और ये जो आपने ब्लड लिया है, निकाला है बेटा, ऑब्वियसली ये ब्लड क्यों निकाला है, इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको आपको एलिमिनेट करना है, इस ब्लड में भर भर के नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसे तुम्हें एलिमिनेट करना है। इस ब्लड को तुमने बाहर निकाला, इसके अंदर कोगुलेंट ऐड कर दिया ताकि नॉर्मल स्टेट में, फ्लूइड स्टेट में मेंटेन रहे, इसको पास किया आपने इस सेलोफेन ट्यूब से, इस ब्लड को आपने सेलोफेन ट्यूब से पास किया। इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा थी, आपने इसे क्या किया मैम, नंबर 2, इट इज पास्ड वाया दिस, और जैसे ही आप इसे बेटा डायलाइजिंग ट्यूब से पास करोगे, क्योंकि आपके डायलाइजिंग ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब के साइड में जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल सिमिलर है ब्लड प्लाज्मा के, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। उसका रीजन यही था कि ब्लड में से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पैसिवली यहां मूव कर जाए, एनर्जी नहीं लगाना पड़े, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा है, डायलाइजिंग सोल्यूशन में बिल्कुल भी नहीं था, इसके अलावा कोई चीज बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि बाकी सारा कॉम्पोजिशन आपने ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर रखा था। दैट इज द रीजन आपने सिमिलर लिखा था, ताकि ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो पैसिवली बेटा मूव कर जाए, और फिर यहां से जो ब्लड आपका निकलेगा ये वाला ब्लड होगा प्यूरिफाइड ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड with no nitrogenous waste, no nitrogenous waste। समझ में आ रही है बात। और ये डायलाइजिंग सोल्यूशन बेटा ऐसा नहीं एक बार रख दिया, कंटिन्यूअसली बेटा आप याद रखो, यहां से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन ऐड किया जाता है और यहां से जो यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन है उसे रिमूव किया जाता है, यूज्ड सोल्यूशन रिमूव्ड, जितना भी यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन है उसे रिमूव किया जाता है, और यहां पे आप लिख सकते हो फ्रेश सोल्यूशन एडेड, फ्रेश सोल्यूशन ऐड करते रहते हो, यूज्ड सोल्यूशन रिमूव करते रहते हो। बेसिकली आपने किया क्या, सपोलो आपके इस बंदे के ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा था, इसको तुम्हें हटाना है, तो तुम हीमोडायलिसिस कर रहे हो, ब्लड तुमने बाहर निकाला, कोई भी कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड निकालते हो जिसमें प्रेशर ज्यादा है, आर्टरी से ब्लड निकाला, और जैसे मैंने रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत सारा है, उसको आप डायलाइजिंग ट्यूब से पास करते हो, सेलोफेन ट्यूब। अब सेलोफेन ट्यूब के चारों ओर जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है उसका कॉम्पोजिशन सिमिलर है तुम्हारे ब्लड प्लाज्मा के, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों नहीं है नाइट्रोजनस वेस्ट, सो दैट जब तुम अपने ब्लड को यहां से पास करो, और ब्लड को पास करोगे तो पहले एक एंटी कोगुलेंट ऐड कर दोगे ताकि क्लॉट ना हो, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे सॉरी, मैंने हेपारिन कोगुलेंट लिखा हुआ है ना, एंटी कोगुलेंट है भाई, अगर लाइव सेशन होता तो तुम पहले ही बता देते, बट अब जो बच्चे बेटा पहले से मत लिख देना, ठीक है ना, करेक्ट कर दिया है मैंने, एंटी कोगुलेंट, इसीलिए मैं रिवाइज भी कराती रहती हूँ। रिकॉर्डेड भी ना होता है बेटा, कई बार अगर मैं कोई चीज गलत बोल दूं ना
बट कोई नहीं, अभी करेक्ट कर लिया हमने इसे, ठीक है ना। इट इज एन एंटीकोगुलेंट। तो तुमने हेपारिन ऐड किया, एंटीकोगुलेंट ऐड किया, सो दैट बेटा ये बहने वाले स्टेट में हो। एंटीकोगुलेंट तुमने ऐड किया ताकि ये क्लॉट ना हो, मैंने कोगुलेंट लिख दिया था गलती से, ठीक है। अब जब तुम बेटा इसे पास कर रहे हो तो पैसिवली नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो जाएंगे। और याद रखो ये नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली ही रिमूव होते हैं, एनर्जी नहीं लगती। हाई टू लो ऑटोमेटिकली मूव कर जाते हैं। आपका जो फ्लूइड है बेटा यहां से जो निकला डायलाइजिंग ट्यूब से, अब वो प्यूरिफाई हो चुका है, अब इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। अब क्या करोगे बेटा, इसमें आपने पहले बेटा एंटीकोगुलेंट ऐड किया था, अब इसमें फिर से कोगुलेंट ऐड करोगे, अब इसमें फिर से कोगुलेंट ऐड करोगे, और कोगुलेंट ऐड करने के बाद इसे रिटर्न कर दोगे बॉडी में, ठीक है ना। लास्ट स्टेप तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि तुमने बेटा एंटीकोगुलेंट ऐड किया था ना, तो अब कोगुलेंट भी तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुमने क्या किया बेटा, returned to the body, that is the number 5 step, return to body via convenient vein। आर्टरी से निकाला था, वेन में रिटर्न किया, बॉडी वाया कन्वीनियंट वेन। जैसे रेडियल आर्टरी से निकाला, कन्वीनियंट वेन, जैसे कि मैं कह सकती हूं रेडियल वेन। रिटर्न कर दिया, ब्लड आपका प्यूरिफाई हो गया। स्टेप बाय स्टेप याद रखना है बेटा, कौन से स्टेप के बाद क्या किया, डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन याद रखना है, ठीक है ना, और कब कब क्या क्या किया ये याद रखना है। अब देखो डायलाइसिस कर सकते हो जब मैल फंक्शनिंग है, लेकिन अगर किडनी फेल कर गई तो लास्ट चीज पढ़ रहे हैं, रीनल फेलियर के केस में ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है बेटा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट याद रखना है, कहां से ब्लड निकाला, कहां को ब्लड भेजा, कन्वीनियंट आर्टरी से वापस से बता दे रही हूं, ठीक है ना। और ये गलती से हो गया था, आधा अधूरा देख के कमेंट मत कर देना भाई, ठीक है ना। ब्लड आपने कन्वीनियंट आर्टरी से निकाला, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा था, तीसरी बार रिवाइज करा रही हूं, उसमें बेटा क्या ज्यादा था, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा था, उसी को आपको रिमूव करना है। जब उसे बाहर निकालोगे कहीं वो क्लॉट ना हो जाए तो हेपारिन डाल रहे हो, हेपारिन इज अ एंटीकोगुलेंट, ठीक है ना, ताकि क्लॉट ना हो। अब उसे इस आर्टिफिशियल किडनी के सेटअप में से डाल रहे हो, सेलोफेन ट्यूब से पास कर रहे हो। सेलोफेन ट्यूब में जो रक्त है आपका उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बाहर जो बेटा आपने सोल्यूशन रखा है दैट इज डायलाइजिंग फ्लूइड, उसका कॉम्पोजिशन ब्लड के सिमिलर है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, ताकि बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली मूव कर जाए, बाहर निकल जाए, एनर्जी ना लगानी पड़े, बाकी और कुछ नहीं निकलता है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान आपको बता दूं कि आपकी जो सेलोफेन है ना ये पोरस होती है, इसमें छेद है ना, और सेमी परमिएबल है, कुछ चीजों को ये पास होने दे रही है, जो लार्ज चीजें हैं वो इसमें से बेटा पास नहीं हो रही, पोरस है और सेमी परमिएबल है। देखो एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ, चाहो तो याद रख सकते हो, पोरस है इसीलिए इसमें से बेटा चीजें पास आउट हो रही है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट पास आउट हो रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट बेटा पास आउट हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट हो गया। डायलाइजिंग सोल्यूशन एक साइड से फ्रेश सोल्यूशन ऐड करते जाते हो, एक साइड से यूज सोल्यूशन रिमूव करते जाते हो, ताकि बेटा वो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो मेंटेन रख सको। ब्लड जैसे ही प्यूरिफाई हो गया, इसमें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, इसमें बेटा कोगुलेंट ऐड कर देते हो वापस से, ठीक है ना, इसमें वापस से कोगुलेंट ऐड कर देते हो, इसको बॉडी में वापस रिटर्न कर देते हो वाया कन्वीनियंट वेन, जैसे कि रेडियल वेन। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसे बेटा नोट कर लो। लास्ट जो चीज हमें पढ़नी है आज, ठीक है ना, दैट इज नंबर 4 ही होगा, एक्यूट रीनल फेलियर। मतलब एकदम से किडनी फेल हो गई, एक्यूट मतलब इमीडिएट, ऐसा नहीं कि धीरे 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 हो रहा था, नहीं, एक्यूट रीनल फेलियर, इमीडिएटली ये चीज हुई, और इसका सोल्यूशन एकमात्र बनता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक्यूट मतलब इमीडिएट, झट से, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं है, क्रॉनिक नहीं है। रीनल मतलब किडनी, फेलियर मतलब फेल, आपकी किडनी ही फेल कर गई, मैल फंक्शनिंग नहीं बेटा, गो गोआ गॉन। किडनी फेलियर अगर बेटा हो जाता है तो किडनी फेलियर में हम कहते हैं ओनली सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन, एकमात्र उपाय बचता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का।
एकमात्र उपाय बचता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। लेकिन बेटा जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना इजी काश ये होता, उतना इजी ये होता नहीं है। मैम ये क्यों इजी नहीं होता? क्योंकि यार डोनर ढूंढना ही तो बहुत मुश्किल है ना, डोनर ढूंढना, कंपैटिबिलिटी। जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कितना टफ होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में बेसिकली करना तो किडनी ट्रांसप्लांट है, बट क्लोजेस्ट रिलेटिव ढूंढना पड़ता है। क्लोजेस्ट रिलेटिव का मतलब है सिर्फ रिलेटिव में क्लोजेस्ट रिलेटिव नहीं भाई, क्लोजेस्ट रिलेटिव का मतलब है मैक्सिमम टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए। आपको मैं बताऊंगी बेटा टिश्यू मैचिंग का मतलब क्या होता है, टिश्यू मैच करने का मतलब क्या होता है। MHC नाम होता है एक, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, अभी ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे इम्यूनिटी वाले टॉपिक में। क्योंकि अगर आप टिश्यू मैच नहीं कराओगे, किसी का भी मुंह उठा के बेटा लिवर डाल दोगे, लिवर क्यों डालोगे, किडनी डाल दोगे, है ना। यू नो व्हाट रात हो रही है ना बेटा, 22:47, तो ठीक है किडनी डालोगे यार, है ना। किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए टिश्यू मैच करना पड़ता है। वैसे भी बेटा जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है तो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं बंदे को, इम्यूनोसप्रेसेंट्स इसीलिए देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम अनवांटेड रिस्पॉन्स ना जनरेट करे। उस बंदे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ सकते हैं बेटा, लाइफ लॉन्ग, ठीक है ना, चांसेस ऑफ रिजेक्शन को रोकने के लिए। तो क्लोजेस्ट रिलेटिव मतलब मैक्सिमम टिश्यू मैचिंग जिसके साथ हो वही आप एज अ डोनर सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना। और ब्लड ग्रुप मैच भी करते हैं बेटा, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ब्लड ग्रुप तो मैच करते ही करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ठीक है, ब्लड ग्रुप मैचिंग भी करते हैं। और एक बात और लिखा देती हूं कि फॉर ट्रांसप्लांटेशन आप क्या करते हैं ना, सपोलो पेशेंट्स को क्या देते हैं बेटा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स का एक दो एग्जांपल बताऊं, जैसे कि कॉर्टिसोल दे सकते हैं पेशेंट को, है ना, और भी बेटा साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं पेशेंट को। ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं। क्यों दिए जाते हैं मैम, टू स्टॉप अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस, ताकि अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो, टू स्टॉप अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस, ठीक है ना। दैट्स इट एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, फिर आपको टाटा बाय बाय करती हूँ, ठीक है बेटा। मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग तो मैं जरूर करा देती हूँ, जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे और जो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वी विल डू इट टुगेदर। बट पहले एनसीईआरटी, एटलीस्ट बेटा हम एनसीईआरटी की रीडिंग साथ के साथ करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। देखो आपने ये नोट कर लिया है ना, मैं फिर भी एक बार और ये छोड़ देती हूँ, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी को रीड करा देती हूँ। देखो, मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन दी ब्लड। अगर किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, मैल फंक्शनिंग है, तो एक्यूमुलेशन यूरिया का हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूरीमिया, विच इज हाईली हार्मफुल, मे लीड टू किडनी फेलियर। ऑफ कोर्स अभी तक मैल फंक्शनिंग थी, मैंने बोला ना बद से बदतर हो जाएगा अगर यूरीमिया को ठीक नहीं किया। In such patients, urea can be removed by a process called as hemodialysis. उससे आप remove कर सकते हो यूरिया को। During the process of hemodialysis, a blood is drained from a convenient artery. जैसे कि आपने हाथ से radial artery से blood निकाला, it is pumped into a dialyzing unit, जिसे कहते हैं artificial kidney. आपने cellophane tube से पास किया, एक एक चीज आपको मिलेगी। Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. आपने heparin ऐड किया ताकि वो बहना चाहिए, ठीक है ना। The unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a dialyzing fluid or dialyzing solution having the same composition as that of plasma except nitrogenous waste. Plasma के जैसा composition है, सिर्फ nitrogenous waste उसमें नहीं है। The porous सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब। अच्छा पोरस तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेमी परमिएबल नहीं दिया है, पोरस मतलब छेद है। इट अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसीलिए तो हाई टू लो यूरिया अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। As the nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out and thereby clearing blood.
द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन। पहले आपने हेपेरिन ऐड किया था, अब आप एंटी हेपेरिन ऐड करोगे, है ना। ये जो आपने कोगुलेंट था दिस इज एंटी हेपेरिन, वहां हेपेरिन ऐड किया, यहाँ एंटी हेपेरिन, बराबर करने का है ना, ठीक है ना। तो एंटी हेपेरिन इज अ कोगुलेंट, ओके। दिस मेथड इज बून फॉर 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है बेटा, जो और डायलिसिस भी बार बार करनी पड़ती है, एक बार कर दिया परमानेंट छुट्टी होगी ऐसा नहीं होता बेटा, इट हैज टू बी रिपीटेड, ओके। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। तब तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। अ फंक्शनल किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली फ्रॉम अ क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव का मतलब जिसके साथ मैक्सिमम मैचिंग हो जाए। क्यों? टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। होस्ट कौन है? जिसकी बॉडी में आप बेटा किडनी को दे रहे हो, वो होस्ट हुआ ना, वेलकम कर रहा है कि आओ भाई, और वो रिजेक्ट ना कर दे उसकी इम्यून सिस्टम। इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। हाँ, तो एडवांसमेंट बढ़ रही है तो टेक्निक्स भी अच्छी होती जा रही है, तो सक्सेस रेट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। रीनल कैल्कुलाई, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट जैसे कि ऑक्सलेट एक्सेट्रा फॉर्म्ड इन द किडनी, किडनी स्टोन्स। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, या फिर फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस चैप्टर में बेटा थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस बचे हैं, और देखो मैं चाहती थी तुम्हारी जो क्लास है ना बेटा वो खाली ना जाए, और मैं तुम्हें बेटा, देखो मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना। देखो मैं चाहती तो किसी के साथ स्वैप भी कर सकती थी, बट जेन्युइनली मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रही हूँ बेटा, अभी मुझे सच में 12 बजे निकलना है, मुझे अब यहाँ से घर भागना है सीधे। सामान भी मैंने आधा अधूरा पैक किया हुआ है, जल्दी से उसको डालूंगी और फिर मैं निकलूंगी जहाँ पे भी मुझे जाना है। बट आई जेन्युइनली विश एंड होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। जरूर पूरा लेक्चर देखने के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़ना बेटा, पूरा लेक्चर देखना, और जरूर बेटा अपना कमेंट आप डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं आपके कमेंट जरूर जरूर पढ़ूंगी, ठीक है ना। और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे एफर्ट्स आप लोगों के लिए काम आए, मतलब अगर मैंने सच में ना ये टाइम आपके लिए दिया ना, और वो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज बेटा बताना, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया कि नहीं और आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है ना। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जाते जाते आप लोगों को जरूर गाना सुना देती हूँ और फिर टाटा बाय बाय कर देती हूँ, ठीक है ना। तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपनी तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दो तुझको, चाहत में अपनी मुझको यूं तो नहीं यार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुम्हें एक बार, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले सप्ताह, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।